अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं अल्तमश ख़ान हनीफ़ ख़ान माविन मौल्लिम अलहीरा उर्दू हाई स्कूल भुसावल। आज हम जमात नहुम मज़मून उर्दू के सबक नंबर 2 पोस की रात का मुताला करेंगे। सबक नंबर 2 पोस की रात, मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पिछली जमातों में पढ़ी हैं। प्रेमचंद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफ़साना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के एक गांव लम्ही पांडेपुर में 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए। इनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इसी नाम से मशहूर हुए। इब्तदाई तालीम इन्होंने गांव में ही हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने का शौक़ था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफ़साने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गौदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न अहम हैं। उनके अफ़सानों का एक एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है। वो 8 अक्टूबर 1936 को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। सबक शुरू करने से पहले हम अफ़साना किसे कहते हैं, अफ़साने का उर्दू अदब में क्या मकाम है, इसे देखते हैं। अफ़साना उर्दू की बयानिया असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को मिली। अफ़साने के ज़रिए फ़र्द की ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक नफ्सियाती या जज्बाती कैफ़ियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है। अफ़साने को कोई कतई तारीफ़ मुमकिन नहीं। इसके मुताद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। मसलन अफ़साना किसी एक वाक़ये का बयान होता है जिसमें इब्तिदा, वस्त और अंजाम हो। अफ़साने में वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपीतुली और तासुर से पुर होनी चाहिए। अफ़साने के फ़न में प्लॉट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल और असलूब की ख़ास अहमियत है। सबक का पस मंज़र, मरकज़ी ख़याल देखते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक मशहूर शेर है कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोज़ी, इस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। इस शेर में अल्लामा इक़बाल किसानों की बदहाली का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि किसान अपना सारा असासा ज़मीन को ज़रख़ेज़ और काश्त के लायक बनाने में सर्फ़ कर देता है। अपनी सारी मेहनत इसको ज़रख़ेज़ बनाने में लगा देता है, मगर आखिर में इसे हासिल कुछ भी नहीं होता। बस इसी हालत ज़ार को देखते हुए अल्लामा इक़बाल कहते हैं, वो ज़मीन किस काम की जो एक दाना भी उगा नहीं सकती, ऐसी खेती को जला देना ही बेहतर है। हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात हैं। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये नहायत अफसोसनाक बात है कि सब के लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर मुफलिसी और कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल अपने इस शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोज़ी ना मिले, उस खेत को आग लगा देना चाहिए। और एक सर्वे के मुताबिक कि भारत का तकरीबन 70% इलाका खेती बाड़ी पर मुनहसर है। कहानी पोस की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की
और इबरतनाक तस्वीर पेश करती हैं। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी किसानों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। उस ज़माने में वो महाजनों से कर्ज़ लेते थे और उनकी सारी उम्र कर्ज़ चुकाने में गुज़र जाती थी। आज वो बैंकों से कर्ज़ लेते हैं और उस कर्ज़ को अदा करते हुए बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात वो कर्ज़ अदा ना कर पाने के खौफ से अपनी जान भी दे देते हैं। हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं और ये हालात हम बारहा अपने अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं। बस इसी कहानी को उन्होंने इस सबक के ज़रिए पेश किया है। किसानों की इसी बदहाली को इस सबक के अंदर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। आइए सबक का मुताला करते हैं। ये कहानी चंद अहम किरदारों के गिर्द नज़र आती है, जिसमें सबसे अहम किरदार हल्कू, जो एक किसान हैं और अपने कर्ज़ में डूबा हुआ है, उसकी बीवी मुन्नी बहू, शहना जो लगान वसूल करने वाला है, और हल्कू का एक कुत्ता। इन चंद अहम किरदारों के गिर्द ये कहानी नज़र आती है। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं इसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये है, इसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पौष की रात खेत में कैसे कटेंगी? इससे कह दो कि फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं हैं। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और दिल में सोचता रहा, पौष सर पर आ गया है, बग़ैर कंबल के रात को वो किसी तरह खेत में नहीं सो सकता। मगर शहना मानेगा नहीं, वो घिड़कियाँ देगा, गालियाँ बकेगा, बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएंगी। ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया और ख्वाहिशमंदाना लहजे में बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। हमने इस इबारत में देखा कि शहना अपना लगान वसूल करने हल्कू के पास आता है। हल्कू के पास आता है। हल्कू उसे पैसे देने के लिए अपनी बीवी के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और उससे बहुत प्यार से कहता है कि हमने जो पैसे रखे हैं, लाओ वो पैसे दे दो, मैं शहना को देकर किसी तरह ये मुसीबत, ये परेशानी को टाल देता हूँ। ये बात मुन्नी बहू सुनती है और कहती है कि भाई वो तो 3 ही रुपये हैं और हमने माघ पौष की रात के लिए वो पैसे बचा कर रखे ताकि उस वक्त आप कंबल ले सकें। माघ पौष की रात, माघ हिंदी साल का 11वां महीना, पौष वो महीना जिसमें किसान अपनी फसल को काटता है, तो उस महीने के लिए, उस वक्त के लिए उन्होंने पैसे बचा कर रखे थे। मगर अब शहना जो है अपना लगान वसूल करने के लिए आ गया है और वो दरवाज़े पर खड़ा है। हल्कू ये चाहता है, हल्कू ने मुन्नी बहू की ये बात सुनकर कुछ देर वो रुक गया और सोचने लगा कि हाँ, माघ पौष की रात भी आने वाली है और वो बड़ी ख़तरनाक रात होती है। मगर फिर उसके जहन में ख़्याल आया कि ठीक है, वो बात की मुसीबत है, उस वक्त उसके बारे में सोचेंगे। अभी जो हमारे दरवाज़े पर मुसीबत है, किसी तरह इससे तो हमारी गर्दन, इस मुसीबत से तो हमारी गर्दन छूटे। तो वह अपनी बीवी से बड़े आजिज़ाना और बड़े ख्वाहिशमंदाना अंदाज़ में कहता है कि लाओ वो पैसे मुझे दे दो, किसी तरह मैं इसको भिजा दूँ, क्योंकि ये ऐसी आसानी से मानने वाला नहीं है। और वो अपनी बीवी से मुतालबा करने लगा। मुन्नी आंखें टेढ़ी कर कर बोली, कर चुके दूसरी तदबीर,
ज़रा सुनो तो, कौन सी तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो इससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आई। मैं रुपये ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला। तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने कहा। गालियाँ क्यों देगा, क्या इसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही इसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। इसने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो। मजदूरी में सुख से अपनी रोटी तो चैन से खाने को मिलेंगी, किसी को धौंस तो ना रहेंगी। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला के मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। इसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। पौष की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरे हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए काँप रहा था। खटोले के नीचे इसके साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्को ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था कि घर में प्याल पर लेट रहे। तू यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी। मैं क्या करूँ? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। इस इबारत में हमने देखा कि हल्कू अपनी बीवी से पैसे मांग रहा है, मगर वो उसे देने के लिए राज़ी नहीं है। वो ये सोच रही थी कि भाई सर्दी की रात कैसे कटेंगी अगर इसको हम पैसे दे देंगी, और वो बिल्कुल भी तैयार ना थी। मगर किसी तरह हल्कू ने अपनी बीवी को समझाने मनाने की कोशिश की और आखिर में बड़े नाराज़ होकर उसने जो बड़ी परेशानियों से अपने पैसे जमा किए थे उन पैसों को निकाल कर हल्कू के पास रख दिया। और हल्कू भी बड़े गमगीन होकर बड़े दिल पर पत्थर रखकर अपने पैसों को शहना के हाथ में दे आया। और अब वो रात भी आ गई जिसका उन्हें इंतज़ार था, जिसके लिए वो ये सारी तैयारियां कर रहे थे। और हल्कू अपने खेत के किनारे जो एक ओक के पत्तों की एक झोपड़ी बनी हुई थी उसमें बांस के खटोले से मुराद चारपाई के पर अपनी एक पुरानी सी चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ है और रात के गुजरने का इंतज़ार कर रहा है। और उसके साथ उसका एक साथी कुत्ता भी जिसका नाम जबरा है। दोनों ही सर्दी से बड़े परेशान हैं और दोनों ही को सर्दी की वजह से नींद नहीं आ रही है। अब रात गुजारने के लिए हल्कू अपने साथी कुत्ते से बात कर रहा है और उससे कह रहा है, क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पर ही रहो, मगर तुमको क्या लगा कि यहाँ पर मुझे कोई बहुत हलवा पूरी मिलेंगी और मेरे साथ साथ तुम यहाँ चले आए। अब याद करो अब इस सर्दी में अपनी नानी को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि इसको कूकू की आवाज़ से इसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पिछवा हवा ने न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठो फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। हल्कू उठा और घड़े में से ज़रा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे इसके घुटनों पर रख दिए और इसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को इसकी सांस गर्म लगी। चिलम पीकर हल्कू
फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो अब के सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में इसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत के मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा न गया तो इसने जबरा को धीरे से उठाया और इसके सर को थपथपा कर इसे अपनी गोद में सहला लिया। इसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। इसी अनोखी दोस्ती ने इसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और इसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने इसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छपरे से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुकार कर बुलाया, फिर वो इसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने इसे बेचैन कर रखा था। हल्कू को किसी तरह नींद नहीं आ रही थी और उसका साथी कुत्ता भी उसके साथ जाग रहा था और सर्दी से वो दोनों बहुत परेशान थे। हल्कू अपनी सर्दी कम करने के लिए अपनी चारपाई से उतरा और पास जल रही आग से उसने अपने चिलम को जलाया ताकि किसी तरह सर्दी का एहसास उसे कम हो, और चिलम भरी और चिलम पीने लगा और अपने साथी से बात करने लगा ताकि उसकी सर्दी कुछ कम हो। चिलम ख़त्म होने के बाद उसने अपने साथी कुत्ते को अपनी गोद में लिया, उससे प्यार किया। उन दोनों के अंदर बिल्कुल अनोखी दोस्ती थी और उनका साथी जबरा भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। अपने मालिक से उसकी वफ़ादारी बहुत ज़्यादा थी। हल्को उसके बाद अपनी चारपाई पर गया और सो गया, मगर उसका साथी किसी तरह कोई परेशान नज़र आ रहा था। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और खेत के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर भौंकने लगा। हल्कू ने कई बार उसको आवाज़ दी, वो अपने मालिक के पास आता दोबारा खेत की तरफ। शायद उसे अपना फ़र्ज़ याद आ रहा था, शायद उसे अपने फ़र्ज़ की अदायगी का एहसास था और अपने मालिक से उसे मोहब्बत थी। इसीलिए वो इस सर्द रात में भी अपने मालिक की बजाय अपने फ़र्ज़ के पास काम कर रहा था और वो इस सर्द में भी अपने खेत के चक्कर लगा रहा था। घंटा गुजर गया, सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। इसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सितारे अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से थोड़े दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और इनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। इसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और इसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने इसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तू नहीं रहा जाता जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाठोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थीं। यकायक एक छोटा मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों के खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा,
कैसी अच्छी महक आती है जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा कोई को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो इसे झंझोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर अलग हो गया। हाथ ठुठुरे जाते थे, नंगे पाँव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। इसकी लौ ऊपर वाले दरख्त के पत्तों को छूकर भागने लगी। एक हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हो। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव के मानिंद थी। हल्कू आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक मिनट में इसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पाँव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छिपा ना सकता था। इसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंडी लग नहीं रही ना। जबरा ने कू कू करके गोया कहा, अब क्या ठंडी लगती ही रहेंगी, पहले ये तदबीर नहीं सूझी तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने खौफज़दा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेंगी, ये कहता हुआ वो उछला और इस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में ज़रा सी लपेट लग गई पर वो कोई बात ना थी। अब तक हमने देखा कि हल्कू सोने की बहुत कोशिश कर रहा है मगर सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही है। वो दोबारा नींद से उठकर बैठा, अपने दोनों पैरों को छाती से लगाकर सीने से लगाकर बैठ गया और अपने सर को भी दोनों पैरों के अंदर छुपा लिया। अब फिर भी सर्दी कम ना हुई तो वो और कोई तदबीर सोचने लगा। उसे एक तदबीर सूझी कि करीब में एक बाग है जहाँ पर बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हैं, क्यों ना उसे जलाकर सर्दी कम की जाए। तो वो उस बाग की तरफ बढ़ने लगा। उसका साथी कुत्ता भी उसके साथ आ गया। उसने बहुत सारे सूखे पत्तों का एक ढेर जमा किया और उनको जलाया। बहुत जल्द एक बड़ा सा आग का शोला लग गया और फिर कुछ ही देर में इस आग की वजह से उसकी सर्दी भी कम हो गई। अब वो अपने साथी के साथ मिलकर उस आग के शोले से इस जानिब से उस जानिब छलांग लगाने लगा। जबरा घूमकर इसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर ज़रा जाग उठती थी, एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। इसके जिस्म में गर्मी आ गई थी पर जो जो सर्दी बढ़ती जाती इसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफ्तन जबरा ज़ोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक खोल इसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। इनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। इसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोची डालेगा। मगर वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। इसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, इसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज़
चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर इसे इस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, इनका पीछा करना इसे पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हलो 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 हू हा हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर इसका सत्यानाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का एक ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्को गर्म राख के पास खामोश बैठा था। अफसुर्दगी ने इसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। सवेरे जब इसकी आँख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैली हुई थी, मगर मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहाँ आकर मर गए, इधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तो खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुंडिया डालने से क्या फ़ायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मुंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इसने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। मैं इस खेत का लगा ना दूंगी। कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोया था। आज जाकर शहना से कह दो, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। रात बड़ी गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तो गाली खाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया हो, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, इसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा हूँ, अब मजूरी ना करूँगा। चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। अजीज़ तलबा, अब तक हमने देखा कि हल्कू अपनी साथी के साथ सर्दी से बचने के लिए पड़ोस में जो बाग है वहाँ सूखे पत्तों को जमा करके अपने साथी के साथ इससे खेलने लगा और फिर कुछ गर्मी सी महसूस होने पर इसे नींद आने लगी। तभी खेत में कुछ जानवरों के चरने की आवाज़ें आने लगी। हल्कू का कुत्ता फौरन उस सिमत चला गया। हल्कू ने भी जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर वो इस कदर अच्छी तरह गरमाया हुआ था कि इससे जाया न गया और वो वहीं से जानवरों को आवाज़ें देकर भगाने की कोशिश करता रहा और फिर इसे नींद लग गई। और फिर सुबह तक जानवरों ने पूरे खेत का सफाया कर डाले। मुन्नी ने सवेरे हल्कू को जगाया और कहा, ऐसा भी कोई सोता है भला कि सारे खेत का सत्यानाश हो गया? अब हम शहना को पैसे कहाँ से देंगे? अब कुछ मजूरी करनी पड़ेगी। और दोनों सर पकड़कर बैठ गए। मगर इतना नुकसान देखकर भी हल्कू की हिम्मत नहीं टूटी और इसने फिर से इरादा किया
कि अब मैं अच्छी तरह खेती करूँगा, अब काम नहीं बिगाड़ूंगा। इस सबक में हमने एक बात ये देखी कि मुंशी प्रेमचंद के अफसाने में किसानों की बदहाली का जिक्र तो है, साथ ही साथ उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी का भी जिक्र हमको नज़र आया। कि आज हम जो देख रहे हैं कि आज हम किसानों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किसान बैंक के कर्ज में डूबकर खुदकुशी कर ली, मगर इस सबक के अंदर हमें ऐसा नज़र नहीं आया। कि मुंशी प्रेमचंद ने इस सबक के अंदर हमको ये बताया कि किसान ने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी, उसने दोबारा अपनी हिम्मत जोड़ी और दोबारा से खेती करने के लिए वो तैयार हो गया। तो इस सबक का पैगाम यही है और इस सबक से हमें पैगाम यही मिलता है कि भी किसान बड़ी मेहनत व मशक्क़त के दौर से गुज़रता है, तब कहीं जाकर अपने लिए और इससे भी बढ़कर मुल्क की अवाम के लिए अनाज मुहैया कर पाता है। इसमें इसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर फसल पूरे तौर पर कामयाबी के मराहिल तक नहीं पहुँचे पाती तो सोचिए इस किसान की कितनी परेशानियों और कितना नुकसान उसे उठाना पड़ता है। बस यही इस पूरे सबक के अंदर हमें देखने के लिए मिला। हल्कू और मुन्नी की सारी मेहनत जानवरों के ज़रिए बर्बाद हो जाती है, तो इनके ज़हनी व नफ्सियाती हालत से कितना ज़्यादा उलझाव ज़ाहिर होता है। इसी तरह हम अक्सर अखबारात और टेलीविज़न के ज़रिए इस बात से वाकिफ़ होते रहते हैं कि बेमौसम बरसात या कहत की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान बेइंतहा तकालीफ़ का शिकार होता है। इसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पहले ही वो कर्ज़ वग़ैरह के जाल में फंसा रहता है और कर्ज़ लेने की नौबत आ जाती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि किसानों के लिए मुस्तकिल तौर पर कोई पॉलिसी बनाए ताकि आफ़ात का शिकार होने पर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और कोई गलत कदम ना उठाए। इस सबक के ज़रिए मुंशी प्रेमचंद यही पैगाम देना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस सबक को हमने बहुत अच्छी तरह समझा और आप भी इसको समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।